अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको फर्दर स्ट्रगल ब्राउजिंग की ना करनी पड़े। आप अपना फोकस मेन बुक्स पे रखो। सोशल मीडिया के लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करके लिमिटेड जगहें जो कि सही आपको कंटेंट नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं, बस सिर्फ वहाँ पर जाओ और मैनुअली फिज़िकली बुक्स के साथ इन्वॉल्व होके रिसर्च करके, ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स ले सको। तो लिपिड्स में जो है हमने देखना है, तो ये चंद बातें स्टूडेंट्स को बतानी लाजमी होती हैं। स्टडी के अलावा और भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बच्चों का माइंड सेट जो है सही करना होता है। माइंड सेट होगा तो वो पढ़ेंगे। वो लिपिड क्या, वो सारे बायोमॉलिक्यूल उन्होंने सही पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो माइंड सेट बना ले, एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। तो लिपिड एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो है ना 1-2 मिनट की वीडियो, इनके ऊपर आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना। आप अपनी सब्सिस्टेंस आपने इन चीज़ों पे बिल्कुल भी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं है 1-2 मिनट की वीडियो में। वो ऐसे मजाक होता है, वो कोई नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो जो सही पढ़ना पढ़ाना होता है दैट टेक्स टाइम, ठीक है। जिस तरह वो रिएक्शन का एक मेन स्टेप होता है ना, जो रेट डिटरमाइन कर रहा होता है, वो स्लो होता है। इसी तरह से ये जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ये भी स्लो होता है। तो लिपिड्स जो हैं इसमें हमने देखना है कि ये हेट्रोजीनियस, ठीक है, पहले नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैं और ये नेचुरली तौर पर जो है पाए जाते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जिन्हें बहुत विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो वो जो मेराइन क्रिएचर है उनके अंदर विटामिन डी होता है, ठीक है। फ़िश होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो वो उससे उनका ऑयल लेकर जो है उन्हें कैप्सूल्स में, पिल्स की शक्ल में, या फिर बाज़-औक़ात विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क भी मिलता है, अक्सर बेकरीज़ पे आपने देखा होगा। तो इसके अंदर वो ऑयल होता है। तो ये कुदरती तौर पे, अब ये मतलब कि सी की जो क्रिएचर है, समंदरी मखलूक है, अल्लाह ने बनाई है ना, ठीक है। या फिर अगर किसी और हम तो भाई अल्लाह कहते हैं, बाकी कोई और गॉड कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मेन बनाने वाला तो एक ही है। तो ये सब जो है यानी कि कुदरती तौर पे पाया जाता है। अब जिस तरह से सनफ्लावर होता है, कॉर्न होता है, कुदरती तौर पे पाया जाता है, इनसे तेल निकाला जाता है। तो ये कुदरती जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से बने हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक जो हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं। तो ये हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं, हेट्रो यानी कि मुख्तलिफ होती हैं। अभी हम देखेंगे फास्फोरस भी होता है, यानी कि सल्फ़र भी होता है, और कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। और यानी कि फैट साइल इसके जो है कॉमन नेम है। ये नॉन पोलर, अब देखिए घी या ऑयल, ख़ुद बताएं कभी पानी में हुआ, बर्तन धोते हुए अक्सर लड़कियों ने देखा होगा, कभी भी वाटर में वो डिज़ोल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर, पानी तो पोलर है ना, तो लाइक डिजोल्व लाइक के मुताबिक ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, पानी के अंदर इंसॉल्युबल होता है। फिर वो कह रही है कि ये जो कंपाउंड्स हैं इन्हें इनकी स्ट्रक्चर के बेस पे आप क्लासीफाई नहीं करते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर करते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर करते हैं, तो इसलिए यानी कि फिर इनके स्ट्रक्चर बहुत से हैं और फंक्शन भी बहुत से हैं, क्योंकि हमने क्लासीफाई से फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे करना है। जो लिपिड की सॉल्युबिलिटी या नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो इनके हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट की वजह से होती है। जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है कंपाउंड का, वो इसकी ऑयली नेचर का, तो यानी कि ये जो इसका हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट है वो इसकी ऑयली नेचर का। अब ये कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ऊट पटांग नहीं लगाना, हाइड्रोकार्बन जो है लगाना है। एक तो ऐसे ऐसे मतलब बच्चों के कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि मतलब क्या का क्या लगा देते हैं। जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, बुक रीडिंग इसलिए कहती हूँ किया करें, बच्चे बुक रीडिंग से बचती हैं, इसलिए अब मैं बुक को ना वाइट बोर्ड की जगह ले आई हूँ। ये बेस्ट जो है जगह है लर्निंग की। तो इससे ये होता है कि कोई एमसीक्यू आपका स्किप हो ही नहीं सकता। तो ये सबसे अच्छी बुक है और इसका नाम मैंने आपको अभी नहीं बताना, बाद में बताऊँगी। तो जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो ज़िम्मेदार है इसकी ऑयली नेचर का, और इसलिए जो है इसकी ऑयली नेचर का वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी ऑयलीनेस है, फैटीनेस है। अक्सर वो बर्तन लड़कियां धो रही होती हैं, कहते हैं बड़े ऑयली से हैं, बड़े मतलब फैटी चीज़ें लगी हुई हैं। तो वर्ड लिपिड जो है वो ग्रीक वर्ड लाइपोस से आया, तो वहाँ पे उसका मतलब होता है फ़ैट, उर्दू में से कहते हैं चर्बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो जो लिपिड्स, अब ये ना समझे कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, मैम जो है ऐसे एक लफ्ज़ पढ़ा रही है, हो जाएगा ख़त्म। आगे बहुत हल्की चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा हमने डीपली नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसलिए डीपली पढ़ा रही हूँ। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड है इसमें बहुत से जो है कंपाउंड आ जाते हैं, बहुत से उनके स्ट्रक्चर होते हैं। और फिर वो कह रही हैं कि लिपिड्स की स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने इसे 2 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया, कम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल। अब इनकी डेफिनेशन इनकी उल्ट है, ठीक है। जो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट में, यानी कि जो टूट जाती हैं। और ये ईस्टर होती हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, जिन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो 2 मेजर
फैटी एसिड ईस्टर हैं वो वैक्सीज हैं और ग्लाइसराइड्स हैं। जो वैक्सीज हैं वो लॉन्ग चेन अल्कोहल से बने हुए होते हैं और जो ग्लाइसराइड हैं वो ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल क्या होता है, इसके अंदर 3 ट्राइओल होता है, 3 अल्कोहल इसके अंदर जो है अटैच होते हैं। तो देखेंगे वैक्स दिखाया गया है, तो वैक्स में यहाँ पर अल्कोहल का यहाँ पे आपने बेसिकली ओ देखना है। अब वैक्स के अंदर देखें ये स्पर्मासिटी, ठीक है, सिटाइल पाल्मिटेट। अच्छा, ये जो स्पर्मासिटी है ना, ये एक वेल यानी कि बड़ी वाली जो फ़िश होती है उसके हेड में जो है ये वैक्स पाई जाती है। तो इसमें अल्कोहल का ओ, वो बाकी CO वो तो कार्बोनाइल वायलाइन है, तो इसमें एक है। अब बाकी ट्रिस्टियरिन फैट जो कि ग्लाइसराइड है, ठीक है, जिसका अभी हमने देखा था कि ये ग्लाइसरोल। आप देखें इसमें 3 ओ, अल्कोहल के 3 ओ जो है आ गए हैं। अब पूरा अल्कोहल तो जाहिर सी बात है नहीं होगा ना। अच्छा, अब जितना इसका नाम सिंपल लिपिड्स हैं, ये ईजिली हाइड्रोलाइज होते ही नहीं हैं। तो ये जो है ईजिली हाइड्रोलाइज नहीं होते किसी एक्वस एसिड से या बेस से। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो है अपने नेम का इन्वर्स है, क्योंकि इन्हें सिंपल, वो कह रहे हैं कि ये ना अपने नेम के इन्वर्स है, क्योंकि बहुत से जो सिंपल लिपिड्स हैं वो बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो इजीली हाइड्रोलाइज होते ही नहीं हैं। फिर वो कह रही हैं कि हम अहम ग्रुप्स इसके कंसिडर करेंगे, स्टीराइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, टर्पीन, ये सारे जो है हमने देखनी है। तो कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया जो कि एक स्टीराइड है। नेक्स्ट टर्पीन जो है दिखाया गया है, ये भी एक सिंपल लिपिड है। नेक्स्ट उन्होंने ग्लाइसराइड्स का बताया है कि ये फैटी एसिड है, ट्राइओल ग्लाइसरोल का, ये बात मैंने आपको स्टार्ट में भी बताई है। फिर वो कह रही हैं कि इसकी 2 टाइप्स है, ट्राईग्लाइसराइड्स और फास्फोग्लाइसराइड। ट्राईग्लाइसराइड्स मोस्ट कॉमन जो हैं ट्राईग्लाइसराइड, जिसके अंदर तीनों जो यानी कि ग्लाइसरोल के ग्रुप्स हैं उनके साथ यानी कि ईस्टर बॉन्ड होता है फैटी एसिड का। मिसाल के तौर पर ट्रिस्टियरिन, स्टार्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, वीडियो पीछे की तरफ जाके आप स्क्रीनशॉट लेके स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। तो ये बीफ फैट है, वो बड़े गोश्त की चर्बी बड़ी फेमस है हमारे इलाकों में, तो इसके मतलब चावल बनाए जाते हैं, तो चावलों में जो है डाली जाती है, बड़ी अच्छी इसकी स्मेल यहाँ पे कंसीडर की जाती है। बाकियों का नहीं पता कि उन्हें कैसी लगती है। फिर वो कह रहे हैं कि इसमें जो तीनों ग्रुप हैं ग्लाइसरोल के, वो एक ऐसा फैटी एसिड जिसका नाम स्टेरिक एसिड है। अभी आगे हम देखेंगे कौन सा स्टेरिक है, कौन सा क्या है, कौन सा लिनोलीक है, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे फैटी एसिड है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वो ट्राई ग्लाइसराइड या ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल का कह रहे हैं कि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और जो एनिमल के फैट्स होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और इसके अंदर पीनट, मूंगफली का ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, कॉर्न ऑयल, छली का ऑयल, सनफ्लावर का ऑयल और बटर वगैरह आ जाते हैं। और ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल ये लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे इन्हें हम ऑयल्स कहते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड होते हैं उन्हें हम फैट्स कहते हैं। और वो कहने के कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जो ट्राईग्लाइसराइड्स हैं वो मिक्स्ड ट्राईग्लाइसराइड्स होते हैं, ठीक है, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर 2 फैटी एसिड होंगे या फिर 3 होंगे। नेक्स्ट वो करेंगे फैट और ऑयल, तो ये देखें ग्लाइसरोल और ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो बेसिकली ये ट्राईग्लाइसराइड ग्लाइसरोल से ही आई है। नेक्स्ट वो करेंगे फैट और ऑयल आमतौर पर लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे अरसे तक एनर्जी स्टोर करनी है प्लांट एनिमल में, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। स्टार्च से तो फ़ौरन मिल जाती है ना, वो कहते हैं कि किसी बंदे को बहुत कमज़ोरी हो गई है तो वो कभी नहीं कहेंगे कि विटामिन डी की ऑयल की ड्रिप लगा दो, मेन उसमें ग्लूकोज डालेंगे, फिर उसके अंदर थोड़ा सा विटामिन डी डालेंगे, क्योंकि जो इंस्टेंट एनर्जी कैल्सी के पैकेट लोग पीते हैं, ड्रिप लगवाते हैं, फौरी तौर पे एनर्जी मिलती है। अक्सर आप करो ना तजर्बा, आप बहुत वीक फील कर रहे हो, आप चावल खा लो, फ़ौरन से एनर्जी मिलेगी, आप काम करने लग जाओगे। वो एक लिमिट तक खाएं, फिर इतने ज़्यादा भी ना खाएं कि वो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टर रिलैक्स करने वाले आपके माइंड में चले जाएं और आपको रिलैक्स कर दें, आप सो ही जाओ, ठीक है। तो फौरी तौर पे एनर्जी लेनी है तो स्टार्च की तरफ जाएं, ऑयल प्रोटीन की तरफ जो है ना जाएं, वो लॉन्ग टर्म यानी कि वक्फे, लेकिन ये है कि अच्छे रिसोर्सेज हैं, लंबे अरसे तक थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपको देते रहते हैं। तो फ़ैट जो है वो यानी कि ज़्यादा अच्छा सोर्स है लंबे अरसे तक एनर्जी देने का कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। कार्बोहाइड्रेट तो फौरी तौर पे देंगे और बस ख़त्म, फैट थोड़ी थोड़ी लंबे अरसे तक देते रहेंगे। फिर वो कह रही हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है 1 ग्राम फैट का वो 2 गुना ज़्यादा एनर्जी देता है 1 ग्राम शुगर या फिर आप स्टार्च का ले लें उसकी निस्बत, ठीक है। तो ये दोनों शुगर, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट ही है। नेक्स्ट वो फैटी एसिड्स के बारे में कह रही हैं। जो फैटी एसिड हैं कॉमन ट्राईग्लाइसराइड के, वो लॉन्ग अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और इनके अंदर 12 से 20 कार्बन एटम हो सकते हैं। ज़्यादातर फैटी एसिड उनमें इवन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम होते हैं, क्योंकि वो 2 कार्बन एसिटिक एसिड से आते हैं, तो इस तरह उनकी तादाद भी इवन में आ जाती है। कुछ में सैचुरेटेड कार्बन चेन होती हैं, कुछ में जो है डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो नीचे दिखाए गए हैं। लारिक एसिड, जूम कर करके स्क्रीनशॉट ले लें, जूम कर करके देखें, ठीक है। तो इसके अंदर 12 कार्बन है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 44 है, मिरिस्टिक एसिड में 14 है,
ठीक है। पालमाइटिक एसिड में 16 कार्बन है, स्टेरिक एसिड में 18 है। अब ये जो एक कोना है ना, इसका एक कार्बन को ज़ाहिर कर रहा है। एराकिडिक एसिड में 20 है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड जिसमें डबल, जिसमें एक डबल बॉन्ड और 18 कार्बन है। ओलिक एसिड जिसमें 2 डबल बॉन्ड और 18 कार्बन एटम। लिनोलेइक एसिड, तो ये सारी चीज़ें ये लर्निंग है, ये चीज़ें आपको लिखने से लर्न करने से आएंगी। लिनोलैनिक एसिड 18 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड, और एलोस्टेरिक एसिड 18 कार्बन और 1 2 3 3 डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें देखिए ऊपर वाले और इस वाले में ये कि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। ऊपर वाले में इसमें ये कॉन्जुगेशन है, ऊपर वाले में कॉन्जुगेशन नहीं है। नेक्स्ट एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन और 1 2 3 4 4 डबल बॉन्ड है, तो ये आपने खुद लर्न करना है। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होता। अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अभी हमने देखा है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। जो डबल बॉन्ड है कुदरती तौर पे पाए जाने वाले फैटी एसिड के अंदर वो कॉन्जुगेटेड नहीं होता, ठीक है, यानी कि वो कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, उनके बीच में एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ऐसा किस में होगा? कुदरती तौर पे पाए जाने वाले फैटी एसिड में। फिजिकल प्रॉपर्टी फैटी एसिड जिसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है वो एक तो लेंथ पर डिपेंड कर रही होती है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे। जो मेल्टिंग पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड के, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं क्योंकि वैन डर वाल इंट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होंगी। जो डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड के, उनकी ज़्यादातर सिस कॉन्फिगरेशन होती है और जिससे उनके अंदर एक बेंड क्रिएट हो जाता है जिससे वो पैक नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसके अंदर यानी कि इंट्रैक्शन कम होगी, कम मेल्टिंग पॉइंट। अब जो चीज़ बिल्कुल पैक है, ठीक है, तो उसका तो जाहिर है उससे खुलने में यानी कि एनर्जी ज़्यादा लगेगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जो पैक नहीं है उसके अंदर वैन डर वाल की इंट्रैक्शंस भी कम है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है कम होगा। जो मेल्टिंग पॉइंट है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का वो कम होता जाता है जैसे जैसे डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर 18 कार्बन फैटी एसिड 69 पे अगर वो सैचुरेटेड है तो मेल्ट होगा, ठीक है, और 13 डिग्री सेल्सियस पे होगा अगर उसमें एक डबल बॉन्ड है। -5 पे होगा अगर दो डबल बॉन्ड है। -11 पर होगा अगर उसके अंदर जो है 3 डबल बॉन्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि माइनस में जा रहा है, तो माइनस में वैल्यू जितनी बढ़ती है बेसिकली वो उतनी कम हो रही होती है। नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड, ये भी अमाइनो एसिड की तरह के जो एसेंशियल तो है बॉडी नहीं बना सकती, ठीक है। तो फिर वो कह रही हैं कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए लेकिन बॉडी नहीं बना सकती, इसलिए इन्हें एसेंशियल फैटी एसिड कह रहे हैं कि इन्हें जो है आप डाइट से ख़ुद को जो है सप्लाई करो, ठीक है, हर बंदा ख़ुद को सप्लाई करे। ये लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड, लिनोलैनिक एसिड एसेंशियल फैटी एसिड हैं। तो लॉन्गर चेन फैटी एसिड ये बॉडी में बन सकते हैं डाइट्री लिनोलेइक और लिनोलैनिक एसिड से, ठीक है, यानी कि एराकिडोनिक एसिड मिसाल के तौर पर एसेंशियल है लेकिन ये लिनोलैनिक एसिड से जो है बनाया जा सकता है। ये मीट में होता है, यानी कि ये 3 बेसिकली एसेंशियल हैं, आप डाइट लोगे उससे बॉडी में बनेंगे। लेकिन जो एराकिडोनिक है वो लिनोलैनिक से बन सकता है और इसके अलावा गोश्त में भी एराकिडोनिक होता है। नेक्स्ट वैक्सेस के बारे में हमने देखना है। ये ईस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल से बनते हैं। मिसाल के तौर पर बीज वैक्स, शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है बी हाइव्स, हाइव छत्ते को कहते हैं शहद की मक्खी का, उसके अंदर यानी कि 26 कार्बोक्सिलिक एसिड कंपोनेंट, 30 कार्बन अल्कोहल के कंपोनेंट होते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि वर्ड वैक्स इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ वैक्स से निकला जिसका मतलब है हनी कॉम का मटेरियल, मतलब वो मीठी मीठी होती है ना, तो इसलिए, और चिपचिपी सी होती है, मीठी मीठी नहीं इसमें देखेंगे चिपचिपी सी होती है, ठीक है, लुब्रिकेंट सी होती है, तो इसलिए इसे कहा गया, यानी कि हनी कम का जो है मटेरियल। कार्नोबा वैक्स जो है ये हार्ड वैक्स है क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा होता है। ये 28 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है, 34 कार्बन अल्कोहल कंपोनेंट है। कार्नोबा वैक्स जो है ये कार में के ऊपर यानी कि उससे स्मूथी सी सरफेस देने के लिए इस्तेमाल होती है और फ्लोर पे पॉलिशेस करने के लिए उन्हें स्मूथी सी सरफेस देने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर वो कह रही हैं कि अब ये दिखाया गया बीज वैक्स का, अब इसमें एक अल्कोहल होगा, मेन चीज़ ये है, कार्बन की तादाद वेरी करेगी, यानी कि अल्कोहल का O1 होगा, अल्कोहल का डेरिवेटिव है पूरा का पूरा, अल्कोहल इस उम्मीद में ना बैठें कि आएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि वैक्सेस कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में दर्ज झैल फंक्शन करने के लिए। जो बर्ड्स के फीतर, परिंदों के जो पर होते हैं उनके ऊपर वैक्स होता है, ठीक है, जिससे वो वाटर रिपेलेंट, बारिश हो जाए तो फिर परिंदों पे असर नहीं पड़ता क्योंकि वो पानी को अब्जॉर्ब नहीं करते, रिपेल करते हैं। और कुछ वर्टेब्रेट वैक्स खारिज करते हैं अपने फर को लुब्रिकेटेड रखने के लिए, तो एवापोरेशन होती रहती है, वो ठंड में रहते हैं, उन्हें धूप हो भी सही तो गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, ठीक है। और वाटर रिपेलेंट भी इस तरह से वो रहते हैं। और इंसेक्ट भी है वाटर प्रूफ, यानी कि जो पानी को नहीं अंदर आने देगी, एक वाटर प्रूफ वैक्सी लेयर अपने एक्सोस्केलेटन पे बाहर सेक्रेट कर लेती हैं, तो इसलिए पानी से फिर वो दम घुट के मरते क्यों नहीं है, इसी वजह से उनके ऊपर वैक्स होती है।
बड़ी मशहूर है काकरोच के ऊपर जो वैक्स होती है। वैक्स जो है कुछ पत्तों की सतह पे भी होती है, फ्रूट्स पे भी होती है, जिससे हद से ज़्यादा एवोपरेशन नहीं होती है और जो गर्मियाँ बहुत आती हैं, बारिश नहीं होती, तब के लिए पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, फ्रूट से भी ज़ाहिर है पानी निकल जाए फिर वो फ्रूट क्या जाएगा, जूसी होगा ही नहीं, सही पल्पी वो लगेगा ही नहीं। तो फिर ये वैक्स इसके ऊपर होती है जो वो खारिज करते हैं प्रोटेक्टेड। एक तो वो पैरासाइट से भी बचाएगी और पानी की एवापोरेशन अभी मैंने आपको बताया कम कर देगी। फिर वो कहें कि बहुत से सालों से कुदरती तौर पर वैक्सेस कॉस्मेटिक्स के लिए जो है, नेचुरल वैक्सेस जो है कॉस्मेटिक मेकअप का सामान बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं और एडहेसिव चिपचिपी चीज़ें बनाने के लिए जो कि चिपकाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और वार्निशेस वगैरह जो है बनाने के लिए। वार्निश होता है कि अक्सर औक़ात वो जो अब वार्निश जो है वो इस्तेमाल होती है कि ये फ़र्नीचर पुराना हो जाता है तो उसके ऊपर जो है फिर से पॉलिश कर देते हैं, तो वो बेसिकली वार्निश होती है। और नेक्स्ट वाटर प्रूफ मटेरियल, यानी कि जो पानी को अंदर ना आने दें। अक्सर वो कॉस्मेटिक्स भी होता है कि ये वाटर प्रूफ, ये काजल लिपस्टिक वाटर प्रूफ है, यानी कि पानी पड़ेगा तो ये हटेगी नहीं अपनी जगह से। नेक्स्ट वो करेंगे सिंथेटिक मटेरियल उन्होंने अब रिप्लेस कर दिया है नेचुरल वैक्सेस को अपने यूजेस की वजह से। रेंसिडिटी कहते हैं ख़राब होना, डिसएग्रीएबल यानी कि जिसे आप एग्री नहीं करते, जो कि अच्छी नहीं होती, ऑर्डर, स्मेल और टेस्ट और जायका। ठीक है, फैट के और ऑयल के अंदर उसे स्टोर करने पर उसे रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी दो तरह की हो सकती है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से ईस्टर बॉन्ड की जैसे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, या अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन की वजह से होगी जिसे ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी कहेंगे। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है कि ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल मोनो में टूटेगा और डाई एसाइल ग्लाइसरेल में टूटेगा, और इसका जो रेट है वो यानी कि जितना ज़्यादा पानी, वो कहते हैं ना अक्सर घी वाला जो डिब्बा है उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर बारिश का मौसम है तो उसे आप सही क्लोज़ रखो, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो स्मेल क्यों? अल्डिहाइड कीटोन की प्रोडक्शन की वजह से पैदा होती है। ये वाशरूम वगैरह में स्मेल होती है, चीज़ें ख़राब होती है, स्मेल होती है, क्यों होती है? तो ये पता होना चाहिए क्यों होती है। ये अल्डिहाइड कीटोन की बेसिकली प्रोडक्शन हो रही होती है। और ये जो फ्राग्रेंस होती है ये क्यों होती है? ये ईस्टर की वजह से होती है। अक्सर परफ्यूम्स में भी जो है ईस्टर होता है। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक तो मॉइस्चर से और ज़्यादा टेम्परेचर आप अप्लाई करोगे, लाइपेज यानी कि इस लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम दोगे फैट्स में, हवा की मौजूदगी में, तो फिर उससे जो है हाइड्रोलाइसिस ये हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो फैट्स जैसा कि बटर के अंदर जिसके अंदर वोलेटाइल फैटी एसिड यानी कि एवापोरेट करने वाले फैटी एसिड ज़्यादा होती हैं, तो हाइड्रोलिटिक अगर उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाती है तो उससे डिसएग्रीएबल यानी कि अजीब सी स्मेल पैदा होती है, टेस्ट होता है, क्योंकि वोलेटाइल कहते हैं एवापोरेट होने वाला, गैस की तरह उड़ने वाला ब्यूटारिक एसिड पैदा होता है, तो ब्यूटारिक एसिड से वो स्मेल क्रिएट हो जाती है, वो रेंसिड हो जाता है। इसलिए गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो ईजिली रेंसिड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वोलेटाइल फैटी एसिड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फैटी एसिड रेंसिडिटी का कह रही हैं कि जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है उनका जो डबल बॉन्ड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो उससे पर ऑक्साइड बनता है जो कि फिर डिकम्पोज होकर अल्डिहाइड बनाता है। या भी मैंने आपको बताया कि अल्डिहाइड से स्मेल प्रोड्यूस होती है, और एसिड बनाता है ऑब्जेक्शनेबल ऑडर यानी कि स्मेल के और टेस्ट के। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फैटी एसिड चेन, जो फैटी एसिड की चेन यानी कि हाइड्रोजनेशन होना, डबल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। तो इसमें वो कह रही हैं कि डाइटरी प्रेफरेंस की वजह से जो ऑयल्स को फैट्स में बदलना, यानी कि फ़ैट्स को ज़्यादा पसंद, घी को ऑयल पे प्रेफरेंस दी जाती है, बहुत से लोग देते हैं, तो ये मेजर इंडस्ट्री बन गया है। इसे हम हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स कहते हैं, और इसमें कैटालिटिक रिडक्शन होती है कुछ या फिर सारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। जो डिग्री है हार्डनिंग की उसे कंट्रोल करते हैं ताकि आप फैट्स डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का प्रोड्यूस कर सकें, मतलब ऐसा घी भी ना हो जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, बहुत हार्ड हो। ठीक है, घी को घी होना चाहिए। और नेक्स्ट है कि जो रिजल्टिंग फैट्स है फिर उसे किचन के इस्तेमाल के लिए आप सेल करते हो, मार्गरीन है, और दूसरे जो बटर के सब्सटीट्यूट होते हैं वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन से प्रोड्यूस होते हैं। इसकी बटर की तरह की मार्गरीन की जो है स्मेल होती है, फ्राग्रेंट होती है, बटर की तो फ्राग्रेंस जो है होती है, स्मेल तो नहीं उसे आप कहेंगे। ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन से पैदा होता है पॉली अनसेचुरेटेड ऑयल की, जो कि कॉर्न से आते हैं, कॉटन सीड कपास का जो बीज होता है उससे आती है, पीनट से आते हैं, सोयाबीन ऑयल से आते हैं। ऑयल्स को हार्डेड करने के लिए बीटा कैरोटीन को ऐड किया जाता है, जो कि फिर इसे येलो, मार्गरीन को येलो कलर दे देगा और इसे जो है बटर की तरह जो है ये दिखने लगेगा। ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे दिखा भी दूंगी। और इसके अंदर साल्ट ऐड किया जाता है, 15% मिल्क होता है ताकि फ़ाइनल अमलजन बन जाए। अमलजन क्या होता है? जो कि दो चीज़ों को डिज़ोल्व कर देता है, जैसे कि अक्सर वो एक क्रीम होती है जो कि सालन में डालते हैं, तो फिर वो क्या करेगी कि वो जो कोरमा होता है और जो घी होता है उससे आपस में जोड़े रखती है, वो अलग अलग नहीं होता। ठीक है, उसका एक नाम है, हाँ, मायोनीज़। ठीक है, तो वो बेसिकली
इमल्जन होती है। विटामिन ए और डी भी इसके अंदर डाले जाते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो प्रोडक्ट इस स्टेज पर होती है वो टेस्टलेस होती है, घी ऑयल ये टेस्टलेस ही होती हैं, ठीक है। और ये मार्गरीन वगैरह भी ज़्यादातर टेस्टलेस ही होती हैं, इनका कोई जायका नहीं होता। बटर भी वैसे तो टेस्टलेस ही होता है अगर सही वाला है, उसके अंदर वो जो खटास है वो निकली हुई है। एसीटोइन और डाई एसिटाइल इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। ये दो कंपोनेंट्स फिर आप डालेंगे मार्गरीन के अंदर तो उससे बटर की तरह की उसमें से खुशबू आने लग जाएगी। नेक्स्ट फास्फोलिपिड है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जिसके अंदर ग्रुप्स होंगे जो कि फास्फोरिक एसिड से आते हैं। फिर वो कह रही हैं कि जो मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है वो फास्फोग्लाइसराइड या फास्फोइसाइल ग्लाइसरोल है, जो कि फैट्स और ऑयल से रिलेटेड है। जो फास्फोग्लाइसराइड है इसके अंदर फास्फोरिक एसिड का ग्रुप होता है, एक किसी फैटी एसिड की जगह पर होगा। फिर वो कहने हैं कि इसे मज़ीद क्लासीफाई किया गया है फास्फेटिडिक एसिड, ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल के जैसे होते हैं। बस इस चीज़ के अलावा कि जो टर्मिनल OH ग्रुप है वो फास्फोरिक एसिड के साथ जो है जुड़ा हुआ होगा फैटी एसिड की बजाय। फास्फेटिडिक एसिड जो कार्बन नंबर 2 है फास्फोइसाइल ग्लाइसरेल में, उसकी आर कॉन्फ़िगरेशन RS। अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो R होगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो S। ये मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इन RS कॉन्फ़िगरेशन का नाम, मेरे चैनल का नाम फिर जो है ये आ जाएगी। तो देखें लास्ट वाला जो है फास्फेटिडिक एसिड में इसके साथ फास्फोरिक एसिड आ गया। नेक्स्ट सिफालिन लेसिथिन का है कि बहुत से फास्फोलिपिड जो होते हैं उनके अंदर एक एडिशनल बहुत से जो फास्फोलिपिड, अच्छा इससे पहले हमने ये देख लिया फास्फेटिडिक एसिड, बहुत से जो फास्फोलिपिड होते हैं उनके अंदर एक एडिशनल अल्कोहल एस्ट्रिफाइड होता है फास्फोरिक एसिड के साथ। जो फास्फेटिडाइल एथेनोलामाइन है उसे हम सिपालिन कहते हैं, जो ईस्टर है एथेनोलामाइन के। और जो फास्फेटिडाइल कोलिन है इसे लेसिथिन कहती हैं, जो कि ईस्टर हैं कोलिन के, ठीक है। तो इनके अंदर एक एडिशनल अल्कोहल है, ठीक है, जो कि फास्फोरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होगा। एक कोलिन वाला होगा, एक एथेनॉल अमाइन वाला होगा, ठीक है। लेसिथिन और कोलिन, सिफालिन और लेसिथिन दोनों ये प्लांट एनिमल के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और उनकी जो है मेम्ब्रेन में होते हैं। जो लेसिथिन है एमल्सिफाइंग एमल्जन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, जो जुड़ने के लिए इस्तेमाल हो। ये एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसे फूड में डालती हैं जैसे कि मायोनीज क्रीम होती है, ताकि एक्वस और फैट कंपोनेंट जो हैं वो अलग ना हो। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो सिफालिन है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें एक अल्कोहल का जो ओ है वो अटैच है किसके साथ, एथेनॉल अमाइन के साथ। और दूसरा जो ये हमने सिफालिन को देखा, लेसिथिन का अगर हम देखें तो इसमें भी एक एडिशनल अल्कोहल है जो कि जुड़ा हुआ है कोलिन ग्रुप के साथ। नेक्स्ट सेरीन एक और जो है दिखाया गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि फास्फोइसाइल ग्लाइसरोल और फास्फो ग्लाइसराइड्स ये मेम्ब्रेन बनाते हैं ख़ुद को अरेंज करने के ज़रिए से लिपिड बाइलेयर के अंदर। हमने पढ़ा हुआ है ना लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। जो पोलर हेड होते हैं फास्फोइसाइल ग्लाइसराइड के वो बाइलेयर के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। और जो फैटी एसिड चेन होती हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर रिपेलेंट होती हैं, वो बाइलेयर के अंदर होती हैं। तो ये दिखाया गया है कि जो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पोलर बाहर है और जो हाइड्रोफोबिक हैं वो इसके अंदर है। तो यानी कि फास्फोइसाइल ग्लाइसरोल और फास्फोइसाइल ग्लाइसराइड ये मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड जो है इसके नतीजे में डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है जिससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए अक्सर क्रीम्स में, लोशंस में एंटी ऑक्सीडेंट लिखा हुआ होता है। जो लिपिड होती हैं ऑक्सीडाइज होती हैं 3 मेन तरीक़ों से। कम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, या तो खुद ब खुद ऑटो ऑक्सीडेशन होगी, या फिर एंजाइम से कैटालाइज होने वाली ऑक्सीडेशन होगी, या फिर फोटो लाइट की मौजूदगी में। जिस तरह वो कहती हैं कि कोलेस्ट्रॉल पर लाइट पड़ती है तो विटामिन डी मिलती है, तो सर्दियों में धूप पे बैठना चाहिए। इन 3 मैकेनिज्म में से जो ऑटो ऑक्सीडेशन है ये कंटिन्यूस लगातार फ्री रेडिकल होने वाला मैकेनिज्म है, ठीक है। जो विटामिन ई है ये अहम एंटी, ये देखें कहा गया एंटी ऑक्सीडेंट है जो कि फैटी एसिड की चेन को डिग्रेडेशन से बचाता है, यानी कि खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो फैटी एसिड की चेन है ये उन्हें डिग्रेडेशन से बचाएगा, उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। इसे लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये सोलेबल नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोलेबल होता है। विटामिन ई ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल की निस्बत, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाएगा, उसे डिग्रेड होने से बचाएगा। कुछ हैं जो कि कहते हैं कि जो विटामिन ई है ये एजिंग प्रोसेस को, यानी कि वो जो बुढ़ापा आता है उसके वो जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है या फिर नियर टू डैमेज होती है, उस एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। जो विटामिन ई है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है फैट्स की निस्बत।
तो फैट्स की निस्बत यह तेज़ी से रिएक्ट करेगा। इसे बहुत सी यानी कि खुराक को ख़राब होने से बचाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में इसमें ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए विटामिन ई को आप डालते हो। जिस तरह स्किन पे आप इसे क्रीम्स लोशंस के ज़रिए से अप्लाई करते हो कि इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाए और बैक्टीरिया वहाँ पे फूड में आपकी स्किन पे ऑक्सीडेशन ना करे, ना स्किन डिग्रेड हो, ना आपका खाना स्पाइल हो, ख़राब हो। तो ये विटामिन ई का फार्मूला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्कोहल है, मिथाइल ग्रुप हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये एक ईथर का ग्रुप है। नेक्स्ट हमने स्पिंगोलिपिड, ये स्ट्रक्चर खुद बार बार ड्रा करने से ही आपको याद होगा, आपने खुद करना है। स्पिंगोलिपिड ये भी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और ये भी मेजर लिपिड कंपोनेंट है। ये माइलिन शीथ में नर्व, जिस तरह वो माइलिन शीथ को हमने न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें देखी थी, तो ये माइलिन शीथ के अंदर होती है और इनके अंदर स्फिंगोसिन होता है ग्लाइसरोल की बजाय। जो अमाइनो ग्रुप है स्फिंगोसिन का वो एसाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो एसिमेट्रिक कार्बन है स्फिंगोसिन की, उसकी एस एंटी क्लॉकवाइज उसमें जो उसके साथ ग्रुप अटैच है उनके रोटेशन फोर्थ को इग्नोर कर देना है। बाकी का एटॉमिक नंबर को आपने असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि कम से ज़्यादा अरेंज करना है। तो एस कॉन्फ़िगरेशन तो इसकी होगी। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि जो दो अहम काइंड्स हैं स्पिंगोलिपिड्स की, स्पिंगोमाइलिन है और सेरिब्रोसाइड है। जो स्पिंगोमाइलिन है इसमें जो प्राइमरी OH ग्रुप होता है वो फास्फोकोलिन के साथ या फास्फोइथेनोलामाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि लेसिथिन में होता है, सिफालिन में होता है। और जो सेरिब्रोसाइड है इनमें जो OH ग्रुप है वो शुगर रेजिड्यू के साथ जुड़ा हुआ होगा, अल्फ़ा लिंकेज जो है हो रही होगी। जो स्पिंगोमाइलिन है वो फास्फोलिपिड है, क्योंकि ये फास्फोलिपिड नहीं है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड है। यानी कि जो इनमें एडिशनल ग्रुप है वो फास्फोरस नहीं है, वो ग्लूकोज इनके साथ जो है अटैच होता है। ये ग्लूकोज की चेयर स्ट्रक्चर अटैच हुआ हुआ है इसके साथ। नेक्स्ट स्टीराइड का देखना है, तो जो स्टीराइड हैं ये कॉम्प्लिकेटेड पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैं जो कि पौधों में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। यानी कि बहुत से साइक्लिक रिंग इसके अंदर होते हैं। इन्हें सिंपल लिपिड भी कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस नहीं करते, जैसे कि फैट, ऑयल, वैक्सिस। और इसके अंदर जो है यानी कि इजीली हाइड्रोलाइसिस नहीं करते। इसके अंदर बहुत से कंपाउंड आते हैं जिसमें हार्मोन शामिल है, एमल्सिफायर शामिल है, मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ग्लैंड्स में बनते हैं और खून के ज़रिए से ये टारगेट टिश्यूज़ तक जाएंगे, या तो उस चीज़ को स्टिमुलेट उसके बनने को कर देंगे यानी इनहिबिट कर देंगे। बहुत से हार्मोन स्टीराइड होते हैं। स्टीराइड नॉन पोलर कंपाउंड हैं, ये लिपिड हैं। इनका नॉन पोलर कंपोनेंट की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो नॉन पोलर चीज़ें ही है ना, तो वही क्रॉस कर सकते हैं। जो कि नॉन पोलर तो ये इजीली उसे क्रॉस कर सकते हैं, तो ये सेल को लीव कर जाते हैं जिसके अंदर ये बने हैं और टारगेट सेल के अंदर इंटर होंगे। जो सारे स्टीराइड हैं उनके अंदर टेट्रासाइक्लिक रिंग होता है। जो 4 रिंग है उन्हें ABC और D कहा जाता है। ABC 6 मेंबर, D जो है 5 मेंबर रिंग होता है। जो कार्बन है स्टीराइड रिंग सिस्टम में उन्हें जो है दिखाया गया है। तो ये 3 6 मेंबर्ड और जो चौथा है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। रिंग्स ट्रांस भी हो सकते हैं, यानी कि अपोजिट साइड पे कंपेयरिंग ग्रुप अटैच हैं, और सिस भी हो सकते हैं, एक साइड पे वो 2 कंपेरेबल ग्रुप्स अटैच हैं। जो ट्रांसफ्यूज्ड रिंग है बाकी स्ट्रक्चर की तरह ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो BCD होते हैं वो ट्रांसफ्यूज्ड होते हैं। ज़्यादातर कुदरती तौर पे पाई जाने वाली जो स्टीराइड्स हैं उसमें जो A और B होते हैं वो ट्रांसफ्यूज्ड होते हैं। बहुत से जो हैं मिथाइल यानी कि स्टीराइड, उनका मिथाइल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 10 पे और 13 पे। इन्हें एंगुलर मिथाइल ग्रुप कहते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो दोनों एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स को प्लेन से जो है ऊपर दिखाया जाता है, और सब्सटीट्यूएंट सेम साइड पे स्टीराइड रिंग सिस्टम के जो होते हैं, यानी एक ही साइड पे जो होते हैं एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, और ये बीटा सब्सटीट्यूएंट होते हैं। इन्हें वेज स्ट्रक्चर से ये देखें दिखाया गया नीचे स्ट्रक्चर में कोलेस्ट्रॉल के। जो अपोजिट साइड पे हैं यानी कि एक वेज है दूसरा डॉट है, तो वो जो है अल्फ़ा, अपोजिट साइड पे जो ग्रुप में वो अल्फ़ा होंगे। कोलेस्ट्रॉल का वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्टेरॉइड फैमिली का मेंबर्स हैं एनिमल्स के अंदर, जिससे दूसरे स्टेरॉइड बन रही होती हैं, और ये सिक्वालिन और ट्राई टर्पीन से बनता है, और ये अहम कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का। इसके रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये बाकी मेम्ब्रेन्स की निस्बत जो है ज़्यादा रिजिड हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसके अंदर 8 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो फिर फार्मूला लगाएं तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। 8n 2n सॉरी होता है, तो 2n8 256, तो 256 इसके स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, लेकिन एक ही एग्जिस्ट करता है नेचर। नेक्स्ट आइकोसिनाइड है, तो ये 20 कार्बन होता है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और ये एराकिडोनिक एसिड होता है जो कि मीट में पाया जाता है। तो ये मार्गरेन जिसका मैंने कहा था आपको लास्ट पे दिखाऊंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करें। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।